नहीं बुझा सकते क्योंकि वो आपको H2 वगैरह लगती है और H2 तो हल्की है, तो जैसे CO2 की अगर परत बनेगी तो H2 तो ऊपर आ जाएगी, तो वापस वो जलने लग जाएगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 करो। हाइड्रोजन रिएक्टर को बुझाना बहुत मुश्किल है, नहीं बुझा सकते। पानी डालो, पानी तापमान कम करो। मिट्टी डालने का भी कंसेप्ट वही होता है कि अपन मिट्टी कहीं पे डालते हैं ना, तो वो वही कर रहे हैं, अपन मिट्टी डाल के क्या करते हैं, O2 का संपर्क तोड़ रहे हैं, उसको मिट्टी से ढक रहे हैं। ठीक है, अपन ने कभी देखा होगा कि कंबल से ढकते हैं, मिट्टी से ढकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हवा का संपर्क ही तोड़ रहे हैं। अब कहीं पे होता है कि उनकी आग तो इतनी है कि मिट्टी से भी काम नहीं चलेगा, कंबल ही जल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे पानी डालो, पानी के पाइप लगा दो और पानी डालते जाओ, जिससे तापमान कम हो जाएगा तो हीट शांत हो जाएगी, तो आग शांत हो जाएगी। प्रश्न नंबर 30, क्या आप D2O पी सकते हो? नहीं पी सकते, क्योंकि अगर D2O पी लिया तो फिर गंगा जल पीना पड़ेगा। अगर आपने D2O पी लिया तो फिर गंगा जल पीना पड़ेगा। क्यों? D2O अगर अपन पी लेंगे ना, अपन सीधा राम नाम, हाँ ठीक है, तो अगर आपने D2O पी लिया ना तो फिर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि D2O चाहते हैं अपने बॉडी की जो क्रियाविधि वो सारी बंद हो जाएगी। ठीक है, और अपन मर जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई क्या होगा कि अगर आपने D2O पी लिया ना, तो क्या होगा कि D2O में जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा मजबूत बॉन्ड है। ठीक है, D2O में ड्यूटेरियम है, तो बॉन्ड क्या होंगे, बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। तो हमारी जो बॉडी है ना वो किसके यूज्ड टू है, हमारी बॉडी जो यूज्ड टू है वो H2O के यूज्ड टू है, पानी के यूज्ड टू है। उसके बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा ना अपनी बॉडी यूज्ड टू है, तो अपनी बॉडी किसको तोड़ना समझती है, OH बॉन्ड को तोड़ना समझती है, OD बॉन्ड को तोड़ना नहीं समझती है। जो ये प्रकृति बनी है, ठीक है, जो जानवर बने हैं, जो इंसान बने हैं, ठीक है, कि इंसान का जो जन्म हुआ है, जन्म से ही ना और बुढ़ापे तक वो उसके जो बॉडी में पानी, तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कौन से बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, कौन से बॉन्ड के साथ एप्लीकेट करना चाहते हैं, OH बॉन्ड के साथ। अगर उनको एकदम से OD बॉन्ड मिल जाएगा तो OD बॉन्ड तो मजबूत बॉन्ड है, तो वो तो जानते ही नहीं है उसको तोड़ना, तो फिर OD बॉन्ड वो टूट ही नहीं पाएगा उनसे, तो फिर आगे जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होगी अपनी बॉडी में जो चल रही है वो बंद हो जाएगी। तो वो जैसे बंद हो जाएगी फिर अपन भी बंद हो जाएंगे। अपन क्यों चल रहे हैं, अपने अंदर जो क्रियाएं चल रही है, अपने अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चल रही है, बहुत सारे मैकेनिज्म चल रहे हैं, इसलिए अपन चल रहे हैं। अगर वो क्रियाएं बंद हो जाए तो अपन भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी बच्चे ने एक बार मुझे 11वीं वाले बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ना कोई बच्चा जो जन्मा है उसको जन्म से D2O पिलाया जाए तो फिर उसकी बॉडी जो होगी वो D2O से यूज्ड हो जाएगी। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई नहीं हो पाएगा, कि बच्चा जो जन्मा है आप सोच रहे हो कि उसको जन्म से D2O पिलाए तो उसकी बॉडी D2O के यूज्ड हो जाएगी, तो फिर उसको D2O से प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई बच्चे के जन्म से पहले उसकी माँ को D2O पिलाना पड़ेगा। ठीक है, और माँ का भी जब जन्म हुआ था तो उसकी माँ को भी पहले D2O पिलाना पड़ेगा। ओके, उसकी भी माँ का जब जन्म हुआ था तो उससे भी पहले उसकी माँ को D2O पिलाना पड़ेगा, तब जाके मतलब कि वो बच्चा जो होगा D2O के यूज टू हो पाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि किसी बच्चे को जन्म से D2O पिलाए तो वो यूज टू हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। समझे? ओके, चलिए, तो ये एनसीईआरटी में कुछ अच्छे सवाल थे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में काम आ सकते हैं। चलिए अब आप निकालिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। यस सर। हाइड्रोजन चैप्टर। प्रश्न नंबर 1 से 5 कोई डाउट?
प्रश्न नंबर चौथा, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड कौन सा है? CH4। CH4 एक इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कल बताया था 10 से पहले को डाउट। सातवां कि वह ऑक्साइड जो तनु H2 सपोर्ट के साथ क्रिया करने पे H2O2 देता है, BaO2 बेरियम पेरोक्साइड, इसके अंदर H2 सपोर्ट मिलाओ तो H2O2 बनेगा। H2O2 की क्रिया विधि, पहली क्रिया विधि, पहला प्रिपरेशन बताई थी कि नहीं बताई थी? H2O2 बनाने के 3 तरीके हैं। BaO2 के अंदर H2 सपोर्ट मिला दो। दूसरा तरीका है सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ तो H2O2 बनेगा, उसका हाइड्रोलाइसिस कराओ तो H2O2 बन जाएगा। और तीसरा तरीका सबसे सस्ता तरीका 2-ethyl एंथ्राक्विनोल, उसको रख दो हवा में तो उससे बन जाएगा H2O2। ओके 10 से पहले कोई डाउट? 15 से पहले, 18 से पहले, जल्दी जल्दी। करें सवाल? हाँ 20 से पहले, 25 से पहले, 22। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हाइड्रोजन के लिए सत्य है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनमें प्रोटियम सबसे ज्यादा सामान्यतः पाया जाता है। सही बात है। हाइड्रोजन आयनिक लवणों में कभी भी धनायन के रूप में नहीं रहता होती। हाँ ये बात सही बात है, सही बात है। आयनिक लवणों में हाइड्रोजन जो होगा वो H+ में थोड़ी होगा, वो तो H- में होगा। सलाइन हाइड्राइड पढ़े थे, आयनिक हाइड्राइड, ठीक है, जो सॉल्ट जैसे होते हैं, लवण जैसे होते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन प्लस में थोड़ी होता है, वहां पे तो हाइड्रोजन माइनस में होता है। भाई देखो लवण किसके साथ बनेगा? लवण तो धातु के साथ बनेगा, और जब भी धातु के साथ हाइड्रोजन होगा तो वो तो किस में रहेगा? -1 में रहेगा, प्लस में तो नहीं रहेगा। ओके चलिए 23 का था, पानी की हिमशीत अवस्था में हाइड्रोजन अबंध नहीं होते। हिमशीत अवस्था मतलब बर्फ, तो बर्फ में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कल पढ़ा था ना कि बर्फ में तो परफेक्ट 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एक H2O का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 4 बना रहा है, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ कि बर्फ के अंदर जो कुर्सी संरचना होती है उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 6 होते हैं। आया समझ में? चलिए भाई 23 का चौथा डाउट, और कोई डाउट 23 में? 25 से पहले, 27 से पहले, 27। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? धात्विक हाइड्रेटों में हाइड्रोजन की न्यूनता होती है। धात्विक हाइड्रेटों में हाइड्रोजन की न्यूनता होती है, सही बात है। धात्विक हाइड्रेट अंतरकाशीय हाइड्रेट D और F ब्लॉक तत्व के साथ जो हाइड्रेट बनते हैं वो क्या होते हैं? नॉन स्टिकियोमेट्रिक होते हैं, ठीक है। वो नॉन स्टिकियोमेट्रिक होते हैं, उसमें हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो धात्विक हाइड्रेटों में हाइड्रोजन की न्यूनता होती है, सही बात है। धात्विक हाइड्रेट जो होते हैं उसमें ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, सही बात है कि जो धात्विक हाइड्रेट होते हैं वो विद्युत की और ऊष्मा के चालक होते हैं, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। आयनिक हाइड्राइड ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होते, सही बात है, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड ठोस अवस्था में विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं, नहीं, गलत बात है। यहाँ पे A B C तीनों राइट है। आंसर क्या दे रखा है? 30 से पहले को डाउट, 35 से पहले को डाउट, 35। आयन विनिमय रेजिन द्वारा जल के विखंडनीकरण और विलयन करने का संतुलित वर्णन करो। आयन एक्सचेंज मेथड, हार्डनेस, सिंथेटिक हार्डनेस, कैटायन एक्सचेंजर सारे कैटायन एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बदले H+ दे देगा। एनायनिक एक्सचेंजर सारे एनायन एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बदले वो H+ दे देगा। याद आया? और उससे डिस्टिल वाटर बन जाता है। अब डिस्टिल वाटर हम पी नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं? कैटायनिक एक्सचेंजर में RSO3 Na ले लेते हैं, जो सारे कैटायन एब्जॉर्ब करके क्या दे देगा? Na+। हाँ भाई 40 से पहले को डाउट, जल्दी बोलिए। 40 से पहले, 45 से पहले सवाल करें कि नहीं करें? 43। कारण समझाइए कि HCl एक गैस है, HF द्रव है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग।
फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अच्छे आकर्षण होने के कारण इसके अणु द्रवित हो जाते हैं। लेकिन HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए वो गैस है। एक बहुत फेमस सवाल एक और भी है, H2O द्रव है, H2S गैस है। इसका भी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है कि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2S के अंदर नहीं होती। नहीं पता है लिख लो, लिखने से चूकना नहीं है। 44 आवर्त सारणी का प्रथम तत्व डाइहाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है। क्या हाँ, आवर्त सारणी का एक प्रथम तत्व डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है जिसकी ठोस अवस्था उसकी द्रव अवस्था पर तैरती है। मतलब H2O की बात चल रही है, हाइड्रोजन की बात चल रही है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O बनाता है, उसकी ठोस अवस्था बर्फ होती है, बर्फ जो होती है पानी के ऊपर तैरती है। इस यौगिक की विशिष्टता यह है कि यह अम्ल और क्षार दोनों में कार्य करता है कि पानी के अंदर अम्ल भी घुल जाते हैं, पानी के अंदर क्षार भी घुल जाते हैं। तो H2O की बात चल रही है, ये तो कल चर्चा करी थी ना अपन ने। यस सर। 50 से पहले कोई डाउट? से पहले कोई डाउट? 51 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की लुईस संरचना बनाई है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना बनानी है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना ये देख लो, HOOH और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बना रहा है तो फिर 2 लोन पेयर होंगे। बस ये दिखाना है। से पहले कोई डाउट? कौन सा? जल की उभय धर्मी प्रकृति को दर्शाने के लिए दो अभिक्रिया बताओ। जल के अंदर क्षार भी घुल जाते हैं, जल के अंदर अम्ल भी घुल जाते हैं, इसलिए जल क्या है? उभय धर्मी है। कल बात बताई थी ना कि एनसीईआरटी ने 7वें चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में तो जल क्या का है? उदासीन का है, लेकिन हाइड्रोजन चैप्टर में क्या कर रही है? उभय धर्मी, क्योंकि जल के अंदर अमोनिया भी घुल जाता है, जल के अंदर HCl भी घुल जाता है। तो इन दो अभिक्रियाओं से पता चल रहा है कि जल क्या है? उभय धर्मी है। और एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हो कि जल चूंकि क्या देता है? H+ और OH+। H+ दे रहा है तो क्या हो गया? एसिड, और OH+ भी दे रहा है तो क्या हो गया? बेस। तो ये तो दोनों की तरह कार्य करता है। अब एक्चुअल में ये है कि ये जितना H+ देता है उतना ही OH+ देता है, इसलिए क्या है? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल उभयधर्मी है, ये उदासीन उभयधर्मी है। समझे? यस सर। हाँ भाई, 65 से पहले को डाउट? स्पीड होनी चाहिए, नहीं है डाउट? ओके। 66 यहाँ पे कुछ पूछा गया है, थ्योरी वाले क्वेश्चन भी करने क्या? बिल्कुल करने, थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी करने। 67 जल की स्थायी कठोरता को किसके द्वारा निकाला जा सकता है? ये ना सर, ये नोदक ये कहाँ है यहाँ पे? नोदक क्या होता है? नोदक मुझे भी नहीं पता। नोदक पता नहीं, छोड़ो। पहला सर पैटर्न को 66 में पहले से मैं डी किसका दे रखा है? पेरोक्साइड का उपयोग होता है। पहले दोनों दे रखे हैं पहले। नोदक तो इंग्लिश की देखते हैं। बीट
66 या डी का वो नोजल मतलब प्रोपेलेंट उड़ाने के लिए, रॉकेट उड़ाने के लिए H2O2 रॉकेट उड़ाने के लिए काम आता है ना। कौन सी रिएक्शन बताओ तो? N2 आगे H4 N2H4 हाइड्रोजन रिडॉक्स चैप्टर में एक्सरसाइज में आता है ना N2H4 हाइड्रोजन के अंदर मिला दो H2O2 तो हाइड्रोजन के अंदर H2O2 मिलाते तो क्या बनता है N2 + H2O। ये रिएक्शन रॉकेट में काम आती है, रॉकेट में ईंधन के रूप में ली जाती है। ये यहाँ पे गैसेस बन रही है तो वो गैसेस क्या करती है रॉकेट को उड़ाती है। याद आया? ठीक है, भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है कि N2H4 हाइड्रोजन के अंदर मिला दो H2O2 तो ये रॉकेट फ्यूल है, ये रॉकेट का ईंधन है, ये रॉकेट में ईंधन के रूप में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि N2H4 के अंदर जब H2O2 आता है तो H2O2 N2H4 को हाइड्रोजन को कर देगा ऑक्सीकरण, इसको भेज देगा N2 में और H2O2 खुद अपने जगह चला जाएगा H2O में। यहाँ पे गैसेस बनेगी तो उस गैसेस से क्या होगा रॉकेट उड़ेगा। चलिए भाई और फिर डाउट धातु द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण, धातु के द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण हाँ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? धातुओं के द्वारा हाइड्रोजन का जो अधिशोषण होता है उसको ओकलजन कहते हैं। ओकलजन ये सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था ना कि धातुओं में जब ना गैसेस का जब अधिशोषण होता है तो उसको ओकलजन कहा जाता है। अधिकार ये कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा? अच्छा शीट, अच्छा शीट में, अच्छा ओके। ये हो गए एनसीईआरटी एग्जाम के सारे क्वेश्चन। 71 How will you concentrate the H2O2? Show the difference between the structure of the H2O2 and H2O drawing the। आप H2O2 को सांद्रित कैसे करोगे? H2O2 को सांद्रित कैसे किया जाएगा? हाँ H2O2 को सांद्रित कैसे करोगे? H2O2 को सांद्रित कैसे किया जाएगा? सांद्रित में उसकी सांद्रता बढ़ानी है, कंसंट्रेट करना है। इन्होंने क्या आंसर लिखा है? नहीं लिखा है? आप एक काम कीजिए, एनसीईआरटी में ना जो प्रिपरेशन दे रखी थी ना H2O2 की, जो 3 प्रिपरेशन दे रखी थी ना, बिल्कुल यहाँ पे देखा है जहाँ पे H2O2 की ना प्रिपरेशन दे रखी है 3, उस तीसरी प्रिपरेशन के नीचे ये लिखा हुआ है कि H2O2 को सांद्रित कैसे करा जाता है कि दाब कम करके इसका आस्वन करा जाता है। तो दाब कम करके इसका आस्वन करते हैं तो पानी उड़ जाता है, पीछे H2O2 रह जाता है, तो इससे H2O2 क्या हो जाता है सांद्रित हो जाता है। आस्वन क्या होता है? डिस्टिलेशन, गर्म करके जल को उड़ाना। क्या हो गया तुम्हें? गर्म करके जल को उड़ाना, डिस्टिलेशन। यस सर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि भाई यहाँ पे दाब कम क्यों किया गया कि मतलब कि H2O2 का जैसे विलयन है तो उसको सांद्रित करना है, तो सांद्रित करना है तो उसमें से पानी हटा दो, पानी निकाल दो। तो जब आप H2O2 के विलयन में से जब पानी निकाल दोगे, पानी उड़ा दोगे तो नीचे क्या हो जाएगा? H2O2 के अंदर पानी कम हो जाएगा तो उसका विलयन क्या हो जाएगा? सांद्रित हो जाएगा। तो फिर पानी उड़ाना था तो आपने दाब कम क्यों करा? कम दाब करके आसवन क्यों करा?
क्योंकि अगर सुनना बाहरी दाब अगर उच्च होगा ना तो पानी को उड़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब दाब उच्च होता है बाहरी दाब तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर बाहरी दाब अगर ज़्यादा होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उसको उड़ाने के लिए ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो H2O2 भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कि ज़्यादा गर्म करेंगे तो फिर H2O2 भी जो है वो अनस्टेबल है, तो वो ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो भी टूटने लग जाएगा, तो फिर H2O2 का तो अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें तो H2O2 चाहिए, तो ज़्यादा गर्म नहीं करो, तो ज़्यादा गर्म नहीं करना है और फिर भी इसको सांद्रित करना है, तो कैसे करें, दाब कम कर दो। तो दाब कम करने पे जैसे बाह्य दाब कम करोगे तो पानी का जो खतरनाक होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब पानी जो होगा वो कम ताप पे क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और पानी उड़ गया तो पीछे जो पानी होगा वो कम हो जाएगा। तो विलियम जो होगा उसमें जल कम है तो H2O2 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, सांद्रित हो जाएगा। समझे? तो याद रखना, अगर H2O2 के विलयन को सांद्रित करना है तो कम दाब पे आप आसमान कर दो, पानी को उड़ा दो, तो नीचे H2O2 सांद्रित हो जाएगा। ओके, और कोई डाउट? नो सर। क्लियर? यस सर। चलिए अब आप एक काम करना कि आपको जो शीट मिली थी ना हाइड्रोजन की, एक और शीट मिली होगी 210 सवालों की। कितने सवालों की प्रकाश? 210। वो आज कर लेना, लेकिन पूरी करनी है 210 सवालों की। इनऑर्गेनिक के सवाल करने में कोई समय नहीं लगता है, इनऑर्गेनिक के सवाल करने में कोई समय नहीं लगता है। फिजिकल केमिस्ट्री के 210 सवाल होना तो शायद आधा दिन लग जाएगा। ठीक है, आधा दिन लग जाएगा 210 सवालों को। ओके, और अगर इनऑर्गेनिक के 210 सवाल हो ना तो वो शायद मेरे ख्याल से 1 घंटे में हो जाता है, क्योंकि इसमें सॉल्व तो करना ही नहीं पड़ता है, सारे थ्योरेटिकल सवाल है। हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, ना होता है तो नहीं आता है। हाँ बस फिजिकल में आता है, फिजिकल आती है तो डेढ़ दिन में तो ढाई दिन बिल्कुल वो भी है। ओके, तो बातचीत मत कर दो। क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सारे सवाल करे थे आप लोगों ने? किसने नहीं करे थे? प्रकाश ने नहीं करे थे। रामनिवास क्यों नहीं करे? रामनिवास सवाल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला इकोनॉमिक में, तो आपको वो सवाल करके आने। यस सर। ये 210 सवाल, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। और अब अपन स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक। अगला चैप्टर है एस ब्लॉक। आ जाइए एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में आपको पता है कि 2 ग्रुप होते हैं, पता है कि नहीं पता है? एक होते हैं एल्कली मेटल्स, एक होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? हलीना की रब से फड़िया, ठीक है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा के काल स्कूटर बा राजी। ओके, एल्कली मेटल्स को एल्कली मेटल क्यों कहते हैं? क्षारीय धातु क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? पढ़ो एक आपको एनसीईआरटी में जो सबसे पहला जो पैराग्राफ दे रखा है एल्कली मेटल्स में, एस ब्लॉक में सबसे पहला पैराग्राफ दे रखा है, वो पढ़ो। सारे हाइड्रोक्साइड। हाँ बिल्कुल, पढ़ो एनसीईआरटी से। यस पढ़ लिया? यस सर। वहाँ पे आपको रीजन मिल जाएंगे कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो जल के साथ डिसइंटीग्रेट क्या देते हैं, सारी हाइड्रोजन बनाते हैं। तो एल्कली मेटल्स जैसे होते हैं सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये पानी के साथ डिसइंटीग्रेट क्या बनाते हैं, NaOH KOH। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनके प्रकृति में क्षार बने बनाए मिलते हैं,
ठीक है, कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके जो है ना क्षार होते हैं वो प्रकृति में बने बनाए मिलते हैं, इसे इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, फिर इसके बाद आप नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाइए। नीचे वाले पैराग्राफ में आपको फ्रेंशियम मिलेगा, मिला फ्रेंशियम। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होता है। इसकी अर्धआयु कितनी होती है? 21 मिनट होती है, याद रखना। ट्रीटियम की अर्धआयु कितनी होती है? उसकी 12.33 वर्ष, 12.33 वर्ष। ट्रीटियम की होती है 12.33 वर्ष, और वो कौन सा पार्टिकल एमिट करता है? बीटा पार्टिकल, ओके, बीटा माइनस। और फ्रेंशियम की अर्धआयु कितनी है? 21 मिनट। तो फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव है, इसकी अर्धआयु है 21 मिनट। ओके, चलिए फिर अब आप आगे जाइए अगले पन्ने पे। अगले पन्ने में आ जाइए। अगले पन्ने पे आपको वर्ग 1 मिलेगा, मिला वर्ग 1 10.1। वर्ग 1 को हम क्षारीय धातु में कहते हैं, ये पता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता ही है, NS1। इनके संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1, ठीक है, जानते ही। आगे आ जाओ। परमाणु और इनकी त्रिज्या, ये भी हम जानते हैं कि जब आप जैसे नीचे नीचे चलते जाओगे इनकी त्रिज्या क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी, ये आकार में बड़े होते जाएंगे, ठीक है। फिर आगे आ जाइए। अगला क्या देखा है? आयनन एंथैल्पी। जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे तो इनकी आयनन एंथैल्पी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो इनका आकार बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक से दूर जाता जा रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता जाएगा? आसान होता जाएगा। तो आयनन ऊर्जा कम होती जाएगी। ओके, फिर अगली जलयोजन एंथैल्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जलयोजन एंथैल्पी ये पढ़ा आपने कभी पढ़ाई होगी? जलयोजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी वापस पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जैसे आपने पानी में आपने समझा, पानी में जैसे आपने Li+ मिलाया, ठीक है, तो पानी में अगर आप कोई जब आप कोई कैटायन लाते हो तो उसका क्या होता है? जलयोजन होता है, उसमें पानी जुड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी की अगर हम बात करें ना, जैसे ये कैटायन है, कैटायन पे तो क्या है? +1 है, और पानी की अगर बात करें तो पानी में H पे होता है पॉजिटिव और O पे होता है नेगेटिव। तो इसका O नेगेटिव क्या करेगा? इस पॉजिटिव के साथ क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा, इस धनायन के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो जब ये O जब इस धनायन के साथ इंटरेक्शन करेगा तो पानी क्या होगा? इससे जुड़ेगा, और जब पानी इससे जुड़ेगा तो इस आयन का क्या होगा? जलयोजन होगा। इसका हाइड्रेशन होगा। इंग्लिश में जलयोजन को हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो जब अगर पानी किसी से जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो जब Li+ अगर अंदर पानी में आएगा तो उससे खूब ढेर सारे पानी के अणु क्या होंगे? जुड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो पानी के अणु जो जुड़ते हैं उससे जो ये हल्के फुल्के जो बंध बनते हैं, इन बंधों को हम कहते हैं, इन इंटरेक्शन को कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कहा जाता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। जो यहाँ पे जब कैटायन जब पानी में जाता है तो इस कैटायन से जब पानी के अणु जुड़ते हैं ना, कि O पे नेगेटिव है और कैटायन पे पॉजिटिव है, तो O नेगेटिव और कैटायन के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो इस इंटरेक्शन से ये पानी जब जुड़ेगा तो इसका आयन का जलयोजन होगा, इस धनायन का जलयोजन होगा। तो इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन? कि भाई देखो, इंटरेक्शन मतलब आबंध, ठीक है। ये जो आबंध बन रहा है, ये जो बंध बन रहा है, ये जो हल्के फुल्के जो बंध बन रहे हैं वो किसके बीच में बन रहे हैं? एक आयन और एक डाइपोल के बीच में बन रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, जब ये इंटरेक्शन होता है ना, जब पानी के अणु जब जाके धनायन से जुड़ते हैं तो उससे ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आप जाके क्या कर रहे हो? आयन से जाके जुड़ रहे हो, तो उससे बंध बना रहे हो, उससे ये बंध बना रहे हो। तो जब कभी भी कहीं पे भी बंध बनता है तो उससे क्या होती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पे जब इंटरेक्शन होगा, जब जलयोजन होगा, हाइड्रेशन होगा, जब पानी जुड़ेगा तो उससे हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और इस हीट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं, जलयोजन एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आई जलयोजन एंथैल्पी? कि जब आयन से जब जल जुड़ता है ना, तो जल जुड़ते समय
वहां पे बंद बनाता है, तो बंद बनाता है तो वहां पे हीट निकलेगी, उष्मा निकलेगी, और उस उष्मा को हम क्या कहते हैं? जैल्यूजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऐसे ही अगर आप पानी के अंदर Na+ मिलाओगे ना, तो Na+ का भी क्या होगा? जैल्यूजन होगा, हाइड्रेशन होगा। Na+ का भी यहाँ पे जैल्यूजन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पानी के अंदर किसका जैल्यूजन ज्यादा होगा, Li+ का होगा या Na+ का होगा? Li+ का होगा। क्यों? क्योंकि इस पे आवेश घनत्व ज्यादा है। तो देखो, आप अगर पानी के अंदर Li+ मिलाओ, आप पानी के अंदर Na+ मिलाओ, आप पानी के अंदर K+ मिलाओ, सबका जैल्यूजन होगा, लेकिन सबका जैल्यूजन एक जैसा नहीं होगा। किसी का जैल्यूजन ज्यादा होगा, किसी का जैल्यूजन कम होगा। अब किसका जैल्यूजन ज्यादा होगा, किसका जैल्यूजन कम होगा, वो निर्भर करता है चार्ज डेंसिटी पे, वो निर्भर करता है आवेश घनत्व पे। अगर अपन बात करें लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो लिथियम पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत छोटी सी जगह में होता है, क्योंकि लिथियम जो होता है वो एक बहुत छोटा आयन होता है, तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, उसमें जो धनात्मक आवेश है वो बहुत छोटी सी जगह पे, तो इसमें जो आवेश का घनत्व होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और आवेश का घनत्व जितना ज्यादा होता है ना, तो इंटरेक्शन क्या होता है उतना ज्यादा होता है, लोग आपसे उतने ज्यादा जुड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, उसके पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, उसका बहुत अच्छा खासा ज्ञान है, तो उससे ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, उससे ज्यादा लोग जुड़ेंगे, उसके दोस्त ज्यादा होंगे, उससे परिवार वाले उसके ज्यादा उससे बातचीत करेंगे, उससे ज्यादा जुड़े रहेंगे। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि छोटा सा बच्चा इतना बुद्धि वाला, इतना ज्ञान वाला, तो उसके पास नॉलेज की डेंसिटी क्या है? ज्यादा, तो फिर उससे ज्यादा लोग जुड़ेंगे। होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में? तो ऐसे ये छोटा आयन है, ठीक है, तो भले ही छोटा है लेकिन ये बहुत काम का है, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर जो आवेश है वो बहुत छोटी सी जगह में, तो यहाँ पे आवेश का घनत्व ज्यादा होगा, तो फिर इंटरेक्शन बहुत मजबूत होंगे, आपबंध बहुत मजबूत बनेंगे, इससे पानी खूब दिशा जुड़ेगा, ठीक है। सोडियम पे बात की जाए, इस पे भी +1 है, माना इस पे चार्ज +1 है, आवेश इस पे जो आवेश है उसके बराबर है, लेकिन इस पे आवेश का घनत्व जो है ना, चार्ज डेंसिटी जो है वो कम है, क्योंकि सोडियम थोड़ा बड़ा आयन होता है, तो उस पे आवेश फैल चुका है, तो आवेश फैल चुका है, तो आवेश का घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो फिर इससे जो इंटरेक्शन होगा, आकर्षण जो होगा वो क्या होगा? कम होगा, तो इससे पानी कम जुड़ेंगे, K+ से और कम जुड़ेंगे। आई बात समझ में? अब देखो Li+ का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, Li+ का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, तो फिर Li+ में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? Li+ में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो सबसे ज्यादा निकलेगी, कि यहाँ पे जो जलयोजन ऊर्जा जो निकलेगी वो सबसे ज्यादा निकलेगी, कि आपका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, आपसे जल के अणु सबसे ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो फिर आप में जलयोजन ऊर्जा क्या होगी? सबसे ज्यादा निकलेगी। तो Li+ की जलयोजन ऊर्जा क्या होगी? सबसे ज्यादा, फिर Na+ की, और फिर K+। आया समझ में? फिर Rb+, फिर Cs+। क्लियर? ओके। और सुनो, पेन छोड़ दो पेन, पूरा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। तो Li+ का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, तो फिर यहाँ पे ज्यादा आपबंध बनेंगे, तो ज्यादा आपबंध बनेंगे तो ज्यादा उष्मा निकलेगी, तो फिर इसकी जलयोजन एंथैल्पी क्या होगी? सबसे ज्यादा, फिर Na+, फिर K+। ओके। अब सुनो, और इंटरेस्टिंग बात है, साइज की बात की जाए, कि अगर गैसीय अवस्था में, अगर ये आयन जल में नहीं है, गैसीय अवस्था में, तो गैसीय अगर अवस्था में अगर ये आयन है, तो उस समय इनके आकार का क्रम क्या होगा? लिथियम सबसे छोटा होगा और इनके हीलियम सबसे ज्यादा। साइज का ऑर्डर क्या होगा? आकार का क्रम क्या होगा? तो अगर गैसीय अवस्था में अगर इनके आकार का क्रम देखा जाए, तो गैसीय अवस्था में तो K+ जो होगा वो Na+ से बड़ा होगा, Na+ जो होगा वो Li+ से बड़ा होगा, Li+ छोटा होगा। लेकिन एक्वस में, जल के अंदर इनके साइज का क्रम देखा जाए ना, तो जल के अंदर इनके साइज का क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, कि जल के अंदर Li+ जो होगा ना वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल के अंदर क्या होगा कि इससे खूब जैसे पानी के अणु जुड़ जाएंगे, तो इसकी इफेक्टिव साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जल के अंदर जैसे आप जाते हो तो आपसे खूब डिसाइड पानी के अणु जुड़ते, तो पानी के अणु खूब डिसाइड जुड़ेंगे, तो आपका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जल के अंदर जो इनका जो साइज का जो क्रम होता है वो उल्टा हो जाता है, जल के अंदर जो होता है वो Li+ बड़ा हो जाता है, Na+ छोटा हो जाता है, और K+ और छोटा हो जाता है। ऐसा क्यों? कि K+ छोटा क्यों हो गया? क्योंकि K+ का हाइड्रेशन क्या होगा? कम होगा, जलयोजन कम होगा, तो फिर उससे जल कम जुड़ रहे हैं, तो उसकी जो प्रभावी जो साइज होगी, प्रभावी जो आकार होगा वो Li+ और Na+ से क्या होगा? कम होगा।
समझे? आपसे मोबिलिटी पूछ लेंगे, आपसे मोबिलिटी पूछ लेंगे, मोबिलिटी मतलब आपसे चालकता, चालकता पूछ लेंगे कि जल के अंदर आप बताओ कि इन आयंस की चालकता क्या होगी, Na+ की ज्यादा होगी, Na+ की ज्यादा होगी या K+ की होगी? जल के अंदर ज्यादा तेजी से कौन भागेगा? जल के अंदर ज्यादा तेजी से कौन भागेगा? Na+, Na+ या K+? क्योंकि K+ का जलयोजन क्या हुआ है? कम हुआ है, तो फिर ये हल्का होगा, तो हल्का होगा तो ये तेजी से भागेगा। जल के अंदर Na+ जो है वो भारी हो चुका है, वो भारी हो चुका है, उसका खूब ढेर सारा हाइड्रेशन हुआ है, उससे खूब ढेर सारे जल के अणु जुड़े हैं, तो खूब ढेर से जल के अणु जुड़ने से मोटा हो चुका है, ठीक है, ये मोटा इंसान हो चुका है, और मोटा इंसान ज्यादा दौड़ नहीं पाता, जैसे दौड़ता है वो गिर जाता है, ठीक है। तो इसलिए कि जल के अंदर चालकता की बात की जाए तो K+ की चालकता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि K+ का जलयोजन कम हुआ है, तो फिर ये हल्का होगा तो ये तेजी से भागेगा। पतला इंसान तेजी से भागता है, गोली की तरह भागता है, ठीक है, ठीक है। Na+ थोड़ा मोटा हो चुका है, तो मोटा हो चुका है तो फिर इसकी गति धीरे हो जाएगी, ठीक है। न्यूटन का नियम कि जितना ज्यादा मास होगा तो फिर इनर्शिया भी उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है। और Na+ से जलयोजन और ज्यादा हुआ है, इसे खूब जैसे पानी के बॉटल जुड़े, तो ये बहुत अच्छा खासा मोटा हो चुका है, ठीक है। ये हेल्दी परिवार का है, ठीक है, ये रईस परिवार का है, इसको खूब माल खिलाए गए हैं, ये खूब मोटा हो चुका है, तो फिर इसकी चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, समझे? ठीक है, लिखा जाए फटाफट। ये कभी बातें अपन ने पहले भी कभी कहीं करी होगी मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चालकता के समय। लिखो मोबिलिटी मतलब चालकता, मोबिलिटी या वेलोसिटी।
डन सर। ओके डन। चलिए अब ये बातें ना अपन कर सकते हैं एल्कली अर्थ मेटल के लिए, क्षारीय मृदा धातुओं के लिए, तो उसमें भी कंसेप्ट यही लग जाएगा कि आपसे सारी मृदा धातुओं के लिए बातें पूछ लेंगे। क्या बताइए कि आपके पास बेरिलियम +2 है, मैग्नीशियम +2 है, कैल्शियम +2 है, स्ट्रोंशियम +2 है और बेरियम +2 है, ठीक है। तो गैसीय अवस्था में इनके साइज का क्रम बताइए, आकार का क्रम बताइए। तो गैसीय अवस्था में अगर ये सारे आयन्स होंगे तो सबसे बड़ा आयन कौन सा होगा? तो गैसीय अवस्था में तो बहुत सिंपल है, जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे तो आकार क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। तो गैसीय अवस्था में बेरियम सबसे बड़ा, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम। लेकिन अगर जल में पूछा जाए, एक्वस अवस्था में पूछा जाए साइज का क्रम, तो जल के अंदर साइज का क्रम क्या होगा? तो जल के अंदर साइज का क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जल के अंदर जैसे ही आयन जाएंगे तो इनका क्या होगा? जलयोजन होगा। तो जलयोजन होगा तो पानी इनसे जुड़ेगा, और पानी जब इनसे जुड़ेगा तो इनकी साइज, इनका आकार बड़ा हो जाएगा। अब पानी सबसे ज्यादा किससे जुड़ेगा? तो पानी सबसे ज्यादा जुड़ेगा बेरिलियम से, क्योंकि इस पे आवेश का घनत्व ज्यादा है। तो इस पे आवेश का घनत्व ज्यादा है क्योंकि ये छोटा सा है, तो इस छोटी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है, तो इस पे आवेश का घनत्व ज्यादा, तो इससे ज्यादा जलयोजन होगा। इसे खूब किसी ने पानी के अणु जुड़ेंगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा? काफी बड़ा हो जाएगा। तो पानी के अंदर इसका आकार काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि खूब पानी जुड़ेगा तो ये मोटा हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और सबसे लास्ट में बेरियम। समझे? यस सर। ठीक है। आपसे हाइड्रेशन एंथैल्पी पूछ लेंगे, जलयोजन ऊर्जा पूछ लेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी कि बताओ हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा हीट किसमें निकलेगी? किसके जलयोजन में सबसे ज्यादा ऊष्मा निकलेगी? तो जिसका जलयोजन सबसे ज्यादा होगा उसमें ऊष्मा सबसे ज्यादा निकलेगी, और सबसे ज्यादा जलयोजन किसका होगा? बेरिलियम का। तो इसमें ऊष्मा क्या होगी? सबसे ज्यादा निकलेगी। फिर मैग्नीशियम +2 में, फिर कैल्शियम +2 में, फिर स्ट्रोंशियम +2 में, और फिर बेरियम +2 में। समझे? यस सर। ठीक है। आपसे और बात पूछ लेंगे, मोबिलिटी पूछ लेंगे कि आपसे जल के अंदर इसकी मोबिलिटी पूछ लेंगे कि जल के अंदर चालकता सबसे ज्यादा किसकी होगी? जल के अंदर तेजी से कौन भागेगा? तो जल के अंदर तेजी से कौन भागेगा? जो पतला होगा। तो जल के अंदर पतला कौन होता है? बेरियम। तो बेरियम जो होगा वो तेजी से भागेगा, तो उसकी चालकता ज्यादा होगी। फिर स्ट्रोंशियम की, उससे कम कैल्शियम की, उससे कम मैग्नीशियम की, और इससे कम बेरिलियम। समझे? यस सर। ठीक है। ऐसे एल्कली अर्थ मेटल में भी सवाल बन जाएंगे। और देखो, और सवाल देखो, हाइड्रेशन में पूछ रहा हूं, हाइड्रेशन एंथैल्पी में पूछ रहा हूं। हाइड्रेशन एंथैल्पी कि जैसे अगर आपसे कंपेयर किया जाए कि एक Li+ है, एक बेरिलियम +2 है, किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? Li+ की ज्यादा होगी या बेरिलियम +2 की ज्यादा होगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। किसका जलयोजन ज्यादा होगा? बेरिलियम +2 का। भाई बेरिलियम की बात करें, उसमें +2 चार्ज है, उस पे आवेश ज्यादा है, तो फिर इसका हाइड्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम से ज्यादा होगी। ऐसे ही सोडियम और मैग्नीशियम में पूछ लेंगे कि सोडियम और मैग्नीशियम बताओ, तो मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो आकार में सोडियम से छोटा होता है और उस पे आवेश भी ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे आवेश घनत्व तो क्या है? ज्यादा, तो फिर इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। समझे या नहीं समझे? कि भाई देखो ना, मैग्नीशियम जो आता है वो राइट में आता है ना, तो जो राइट में आते हैं उनकी साइज क्या हो जाती है? कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो आपका आकार भी छोटा और आप पे आवेश भी ज्यादा, तो फिर आप पे ऊपर आवेश घनत्व क्या होगा? ज्यादा, तो फिर आपका हाइड्रेशन क्या होगा? ज्यादा। तो हाइड्रेशन ज्यादा तो ऊष्मा ज्यादा निकलेगी, जलयोजन ज्यादा होगा, जलयोजन एंथैल्पी ज्यादा निकलेगी। समझे? लिख लो।
ओके डन। अब वो पढ़ो क्या, वो पढ़ो। अब एनसीईआरटी में जो जनरेशन एंथैल्पी वाला जो पैराग्राफ है ना उसको पढ़ो। जनरेशन एंथैल्पी थी ना, पढ़ लिया। इसमें आपको एक बात मिली होगी LiCl। LiCl का सबसे ज्यादा जलयोजन होता है क्योंकि यहाँ पे लिथियम है, तो यहाँ पे LiCl में लिथियम है, तो इस कारण से लिथियम पे आवेश घनत्व ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका जलयोजन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो इससे कितने पानी जुड़ते हैं, 2 पानी जुड़ते हैं। इसको रट लो कि LiCl से कितने पानी जुड़ते हैं, 2। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट अगली बात स्टार्ट हो रही है, भौतिक गुण की बात स्टार्ट हो रही है, भौतिक गुणों की बात स्टार्ट हो रही है। हो रही स्टार्ट, ठीक है। भौतिक गुण पढ़ने से पहले अपन एक कांसेप्ट सीखते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग का। क्या अपन ने कभी मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ी, धात्विक बंध पढ़े? मेटल्स के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, मेटल के अंदर बंध कैसे बनते हैं, ये पढ़े अपन ने कभी? मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं पढ़ी होगी शायद। अपन ने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी होगी, अपन ने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं पढ़ी होगी। मेटेलिक बॉन्डिंग हम पढ़ते भाई। देखो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। कि मेटल और नॉन मेटल होते हैं तो वो अपने बीच में कौन सा बंध बनाते हैं, आयनिक। नॉन मेटल अपने बीच में कौन सा बंध बनाते हैं, कोवलेंट सहसंयोजक। और मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो मेटल और मेटल, धातु और धातु के बीच में बनता है धात्विक बंध। और वो कैसे बनता है वो पढ़ते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रेक देंगे ना अभी, बस ये मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ के ब्रेक देंगे। कि जैसे अगर अपन बात करें, सभी पेन छोड़ दो। यस सर। जब मैं यहाँ पे कुछ करा रहा हूँ, कुछ नहीं लिखना है, पूरा ध्यान आपका मेरे तरफ होना चाहिए। यस सर। मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है? तो देखो जैसे आपके पास कोई मेटल है, तो अगर आपके पास कोई मेटल होगा तो उसमें क्या होंगे, खूब सारे एटम्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये है ना लोहे का डस्टर है, तो अगर ये लोहे का डस्टर होगा तो इसमें खूब सारे Fe के क्या होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खूब सारे Fe के परमाणु होंगे। तो क्या होता है कि जो आपके पास कोई मेटल होता है ना, तो उसमें खूब सारे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे खूब सारे परमाणु है मेटल्स के। और मेटल की आदत क्या होती है, मेटल की आदत होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ना, इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। हर एक परमाणु क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो जब यहाँ पे हर एक परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, तो यहाँ पे परमाणु के बीच में कौन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना, वो इनको बांध के रखते हैं, इनको जोड़ के रखते हैं, और उससे क्या होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग। कैसे कि हर एक परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो परमाणु के ऊपर क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो इन पे धनात्मक आवेश आ चुका है। अब धनात्मक आवेश आ जाने के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और ये प्रतिकर्षित करके एक दूसरे से भागना चाहेंगे, दूर होना चाहेंगे। लेकिन ये दूर हो नहीं पाते क्योंकि इनके बीच में कौन आ चुका है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, ऋणात्मक आवेश है। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो ये अपनी जगह से दूर नहीं जा पाते, वो बस यहाँ पे वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं हो पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो इनको आकर्षित करके बांध के रखता है, ठीक है। तो इससे इनके बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। और इसी बॉन्डिंग को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। ओके। तो यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनको आकर्षित करके क्या करके रखेगा, बांध के रखेगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन इनको अपनी तरफ से आकर्षित करके बांध के रखता है, तो जिससे ये चिपके हुए होते हैं, ठीक है, ये बंधे हुए होते हैं, और इसको अपन कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग।
और इस मॉडल को नाम दिया गया है, इस मेटेलिक बॉन्डिंग का जो मॉडल होता है ना, इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहा गया है, ठीक है। सी का मतलब समझते हो, समुद्र। कि यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र बनता है। कि देखो यहाँ पे खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक बादल होता है, इलेक्ट्रॉन को बादल कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, वो एक फैली हुई चीज है। तो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से बादल है, तो यहाँ पे खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन के बादल है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे खूब ढेर सारे जो बादल है वो आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक समुद्र बना रहे हैं। और उन समुद्र के अंदर क्या होते हैं, ये मेटल के आयंस तैरते हैं, ये स्विम करते हैं। और ये जो समुद्र होता है ना इलेक्ट्रॉन का, ये क्या करता है, इन आयंस को जोड़ के रखता है, इनको बांध के रखता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो समुद्र होता है वो एक गोंद की तरह काम करता है, एक ग्लू की तरह काम करता है, जो इनको चिपका के रखता है, इनको बांध के रखता है। इसको अपन कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। समझे, ठीक है। मेटेलिक जो बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो डिपेंड करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। मेटल के पास जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागोगे, और आप जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागोगे तो उससे आपका समुद्र क्या होता जाएगा, उतना गाढ़ा होता जाएगा, वो गोंद उतना गाढ़ा होता जाएगा, तो मजबूती क्या आएगी, उतनी अच्छी आएगी, बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी, तो फिर मेटल क्या होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे ना, तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, उतनी अच्छी होगी, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक आपके पास सोडियम है, एक आपके पास मैग्नीशियम है, एक आपके पास एल्यूमिनियम है, तो बताओ किसमें मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, सोडियम में, मैग्नीशियम में या एल्यूमिनियम में? एल्यूमिनियम में। सोडियम की बात करें तो इसके संयोजी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन देगा। मैग्नीशियम के पास संयोजी कोश में 2 होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। एल्यूमिनियम के पास 3 होते हैं, तो ये 3 देगा। तो यहाँ पे हर एक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर यहाँ पे जो समुद्र बनेगा वो बहुत गाढ़ा बनेगा, बहुत कंसंट्रेटेड बनेगा। तो उससे गोंद जितना गाढ़ा होगा, तो जो आयंस को जो चिपकाने की जो मजबूती आएगी उतनी ज्यादा आएगी, तो फिर मजबूती उतनी ज्यादा, तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, उतनी अच्छी। तो एल्यूमिनियम में मेटेलिक बॉन्डिंग काफी अच्छी होती है, तो एल्यूमिनियम काफी मजबूत होता है। देखो ये जो बोर्ड की जो ये बाउंड्रीज है, ये किसकी बनेगी, एल्यूमिनियम की बनेगी। ये दरवाजे किसके बने हुए हैं, एल्यूमिनियम के बने हुए। तो देखो एल्यूमिनियम हार्ड है कि नहीं है, एल्यूमिनियम हार्ड है कि नहीं है। तो एल्यूमिनियम हार्ड क्यों होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, इस कारण से वो हार्ड होता है। लेकिन अगर आप सोडियम, कभी सोडियम देखो, सोडियम को टच करो, तो सोडियम जो होता है काफी सॉफ्ट होता है, वो चाकू से कट जाता है। जैसे अपन एप्पल जो है ना होता है, सेब जैसे चाकू से कैसे काट लेते हैं, तो ऐसे आलू जैसे कैसे चाकू से काट लेते हैं, वैसे सोडियम भी जो होता है ना वो चाकू से कट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है बहुत वीक होती है, ठीक है। तो इसलिए वो ज्यादा हार्ड नहीं होता, क्या होता है, सॉफ्ट होता है, वो चाकू से ही कट जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरी बात, मेटेलिक बॉन्डिंग एक तो डिपेंड करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा तो मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा। मेटेलिक बॉन्डिंग साइज पे भी डिपेंड करती है। साइज अगर ज्यादा होगी ना, तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। जैसे अगर अपन बात करें, एक लिथियम है, एक सोडियम है, एक पोटेशियम है, तो ये तीनों के तीनों मेटल्स हैं, ठीक है। तो अगर इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग की अगर तुलना की जाए, तो सबसे बढ़िया मेटेलिक बॉन्डिंग किसमें होगी, लिथियम। तो लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो सभी बराबर इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अब यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग देखते हैं साइड से, आकार से। जिसका आकार जितना बड़ा होगा उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी बेकार होगी। तो जब आप लिथियम से पोटेशियम की तरफ चलोगे, तो आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती जाएगी। समझे? यस सर। ठीक है। तो ये मेटेलिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन काम का कंसेप्ट है। समझ में आया? यस सर। लिख लो। उसको छोड़ो, डी ब्लॉक को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते।
ग्राफ में उसमें मास क्यों लगा करते हैं? मास उतार नहीं लिख लिया। अब मेटलिक बॉन्डिंग से फर्क क्या पड़ता है? अभी बात करते हैं। मेटलिक बॉन्डिंग अगर मेटल्स के अंदर होती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेटल्स का फायदा क्या है? तो देखो, मेटलिक बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी, मेटलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, जितनी अच्छी होगी, तो उससे मेटल में हार्डनेस, कठोरता उतनी ज्यादा, मेटल उतना कठोर होगा उतना मजबूत होगा। ठीक है, मेटलिक बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी तो मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। मेटलिक बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। मेटलिक बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी तो मेटल्स की जो एटोमाइजेशन एंथैल्पी है, एटोमाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। एटोमाइजेशन एंथैल्पी का मतलब समझते हो ना? कि एटोमाइजेशन एंथैल्पी हिंदी में कहते हैं कर्णन ऊर्जा। ठीक है, आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी थी कि किसी को ना बिल्कुल कणित करने के लिए, एटोमाइज करने के लिए, उसके सारे एटम्स को अलग करने के लिए जो ऊर्जा देनी होती है उसको हम कहते हैं एटोमाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर मेटलिक बॉन्डिंग जितनी मजबूत होगी तो एटम्स उतने टाइटली जुड़े होंगे, उतने मजबूती से जुड़े होंगे, तो फिर उन एटम्स को मुक्त करने के लिए, फ्री करने के लिए क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। कि वहां पे आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके उनके बीच में मजबूती टूटेगी, तब जाके वो क्या होंगे? फ्री होंगे और एटोमाइज हो पाएंगे, एटम्स बन पाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो मेटलिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा तो हार्डनेस उतनी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा, एटोमाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा, और वेपराइजेशन एंथैल्पी, वेपराइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। वेपराइजेशन एंथैल्पी समझते हो ना? वाष्पीकरण ऊष्मा की वाष्पीकरण ऊष्मा उतनी ज्यादा होगी, उनको वाष्पीकृत करने के लिए, वाष्प में भेजने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देनी है। समझे? लिख लो। Done? Yes, sir.
चल तो अब ब्रेक करते हैं, ठीक है। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी 1:40 हो गई, ठीक है। तो 1:40 2:05 तक, 2:05 तक, ठीक है। तो मतलब 25 मिनट का ब्रेक है, ओके। तो जिसको भी लंच करना है वो लंच कर लो, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं 2:05 पे वापस एग्जैक्ट क्लास अपन स्टार्ट कर देंगे और अपनी ये जो एस ब्लॉक चल रहा है उसको कंटिन्यू करिएगा।